सभी वरिष्ठ साथियों, माननीय बहन सुमिता जी, माननीय प्रभारी श्री लहरी सिंह जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, भाई अशोक खुराना जी, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा तुली जी, सेवा दल से आए हैं गुरविंदर कौर जी, अनिल शर्मा जी और कौन बैठा, सोनी जी, भाई हरीराम जी, पप्पू लाठर म्यूनिसिपल काउंसलर, हम सब कांग्रेस के लोग इस बात से बहुत दुखी हैं कि आज हमारे मीडिया जगत का एक साथी हमें छोड़ के चला गया और हम सभी उनकी असामयिक मृत्यु पर अपने हृदय की गहराइयों से अपना शोक व्यक्त करते हैं। और बैठे बैठे ही माननीय श्री राकेश काम्बोज जी भी आ रहे हैं, बैठे बैठे ही 1 मिनट का, आधे मिनट का उनके प्रति आदर सहित, आदर और सम्मान से सहित हम 1 मिनट का मौन रखते हैं। ओम शांति। जिले के माननीय प्रभारी जी के नेतृत्व में श्री लहरी सिंह जी के मार्ग निर्देशन में सभी कार्यकर्तागण, नेतागण परसों आने वाली 1 तारीख को नव वर्ष वाले दिन जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, श्री उदय भान जी माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे सभी माननीय पूर्व विधायकगण, नेतागण जो भी यहाँ उपस्थित होंगे, कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए मंगल सैन ऑडिटोरियम में 11 बजे पधारे हैं। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और जो लोग किसी बात से रुष्ट होकर या कोई और वजह से कांग्रेस को अलविदा कह गए थे, कांग्रेस से थोड़ा दूर हो गए थे, उन्होंने अल्टीमेटली अपनी संस्कृति, कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस की विचारधारा को सर्वोपरि मानकर वापस लौटने का फैसला किया है। प्रमुख नेता हैं, तो हम ऐसे सभी नेताओं का भी स्वागत करते हैं और ये ट्रेंड जारी रहेगा। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े नेतागण, 34 पूर्व विधायकगण तो पहले ही कर चुके हैं और अब ये सिलसिला आप देखेंगे बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का जो ग्राफ है हरियाणा में वो आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ निरंतर गिरता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की नजरों से गिर गई है, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, इतनी कानून व्यवस्था की अव्यवस्था, इतना व्यापारियों का शोषण, इतना खिलाड़ियों पर आघात, इतना किसान की फसलों की पिटती हुई कीमत और मुख्यमंत्री का अहंकार भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा। इन्हीं मुद्दों पर यह सरकार आई थी और केवल इन्हीं मुद्दों पर यह सरकार चली है, क्योंकि जनता विमुख हो चुकी है, निराश हो चुकी है। 10 साल होने वाले हैं। खट्टर साहब ने करनाल में ही कुछ नहीं किया,
तो बाहर की तो बात ही छोड़िए। हमारी संस्कृति हरियाणा की, वेस्टर्न यूपी की, राजस्थान की खेल खिलाड़ियों की संस्कृति है। हमारे पहलवान गांव के अंदर उनका स्वागत करते हैं, लोग उनको पूजते हैं, उनकी प्रेरणा देते हैं, आइकॉन बन जाते हैं वो। जब वो पहलवान और उनकी बेटियां, हमारी बेटियां मेडल्स जीत कर आती हैं, देश के प्रधानमंत्री उनके सिर पर हाथ रखकर उनको अपनी बेटी बताते हैं, देश का गौरव बताते हैं। और जब उन्हीं बेटियों को सड़कों पर पुलिस खींच कर ले जाती है, लाठियां बरसाती है, तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। उन्हीं हमारी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे के लगाने वाले प्रधानमंत्री 1.5 महीने तक हमारी बेटियां जंतर मंतर पर पहलवान बैठी रहीं। प्रधानमंत्री ने उनको अपने घर पे बुलाया था, खाना खिलाया था, आश्वासन दिए थे, लेकिन जब उनके साथ ये पता लगा कि उन्हीं की पार्टी के सांसद ने, बाहुबली ने इस प्रकार का व्यवहार किया, तो प्रधानमंत्री तो क्या, उनकी मंत्री पद का एक भी आदमी उनसे बात करने के लिए नहीं गया। बड़ी निराशा हुई खेल जगत में, बड़ी निराशा हुई हमारी खेल की संस्कृति को। और अब जब भारतीय जनता पार्टी हताश हो चुकी है, फेल हो चुकी है, देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी है, बेरोजगारी हिंदुस्तान का आलम है, लोग देश छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने राम का दामन थामा है। और राम के दामन थाम कर चुनाव की वैतरणी को पार करने का जो स्टंट कर रहे हैं, देखिए राम हमारे दिल में बसते हैं, हर मन में मंदिर है, और उस मंदिर में राम रहता है, उस मंदिर में हनुमान रहता है, उस मंदिर में गुरु नानक देव रहते हैं, उस मंदिर में भगवान भी रहते हैं। और लेकिन मंदिर का इसका राजनीतिकरण करना, अपने ऊपर केंद्रित कर जाना, ये सिर्फ इस चुनाव के नज़दीक एक ऐसा काम होने जा रहा है। ठीक है, हमारी पार्टी स्टैंड लेगी, उनको इनवाइट किया गया है, सोनिया जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और लोगों को। पार्टी सामूहिक निर्णय लेगी। इस बात की तो खुशी है कि राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन इस बात का दुख है कि उसका राजनीतिकरण हो रहा है, उसका केंद्रीयकरण हो रहा है, एक आदमी पर अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा में खट्टर साहब का अहंकार अब रंग दिखाने लगा है। कहीं अफसरों को धमका रहे हैं, कहीं निकाल रहे हैं। 5 साल बाद मोटरसाइकिल पर बैठकर गंदगी देखने घूम रहे हैं। विकसित भारत की यात्राएं हो रही हैं, 4-5 डब्बे रख के। वैसे तो लोग आते नहीं इनकी मीटिंग में, क्या करते हैं, टेबल लगाते हैं, मेडिकल कैंप, इसमें 20-30-50 पत्ते दवाइयों के रख के और वहाँ गोलियां बांटते हैं। वैसे 10 साल से गोलियां ही बांट रहे हैं राजनीति में। तो विकसित भारत यात्रा ने भी, जो भारतीय जनता पार्टी जिस नाव में सवार हो रही है, उससे भी निराश है लोग। एक दिन का शो है, खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। ये सब परिस्थितियां हैं जिन पर अब बड़ी मजबूती से सरकार को कांग्रेस का कार्यकर्ता घेरेगा। हम एक होकर घेरेंगे। व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं हुआ करती हैं राजनीति में, लेकिन हमारे लिए महत्वाकांक्षा से बड़ा हमारा परिवार, हमारी कांग्रेस है।
बार बार आप एक बात कहते हैं गुट हैं अलग अलग। अरे भाई हमारे तो झंडे में भी 3 रंग हैं, इसमें क्या बात है? 3-4 रंग से बनता है झंडा, लेकिन है तो एक। नेता तो सबके सोनिया गांधी हैं, खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, देश हमारे आदर्श वो लोग हैं। उसमें किसी के बारे में किसी को मतभेद नहीं है। राहुल जी की यात्रा का दूसरा चरण 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। पिछली बार दक्षिण से चला था। समस्त दक्षिण भारत को चीरता हुआ जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, वो दक्षिण मूर्ख भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। वहाँ पर कोई भी सरकारें, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, जिसको दक्षिण भारत कहते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी मुक्त को छुट्टी मिल चुकी है। नॉर्थ ईस्ट से अब छुट्टी हो चुकी है। तो ये परिस्थितियां जो दूसरे को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी की जो आक्रामक घमंडी शैली रही है, उसका परिणाम सामने आएगा। और इन 3 राज्यों के चुनाव में मैं मानता हूं हमारी संगठनात्मक कमी थी और भारतीय जनता पार्टी की हमारे से ज्यादा बेहतर शैली रही। मैं मानता हूं इस बात। इसको हम इम्प्रूव करेंगे। अपनी गलती को मानकर ही तो इम्प्रूव होता आदमी। लेकिन हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है। 4 करोड़ 7 लाख वोट बीजेपी को पड़े हैं चारों स्टेट्स में। 4 करोड़ 90 लाख 773 वोट कांग्रेस को पड़े हैं। 83 लाख वोट कांग्रेस को आंकड़ों के हिसाब से 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी से ज्यादा पड़े। जिन प्रदेशों में हम हारे हैं वहां हमारी परसेंटेज भी पहले से वोटिंग परसेंटेज बढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट काटू पार्टियां थी 1-1, 2-2% वोट के डिफरेंस से हम हारे। उन गलतियों को हम ठीक करके हरियाणा के अंदर एक मजबूत कांग्रेस आपके सामने उतरेगी। आज भी 85 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 40 पर सिमट गई थी। ये बैसाखियों के सहारे चल रही सरकार, इसका ताला बंद कर दिया था लोगों ने। ये तो जजपा की चाबी से इसको खोला गया। 75 पार का नारा था। मीडिया में 85 पार भी चला गया था। जजपा की चाबी से इस ताले को खोला गया है। और जो लोग जमुना पार बीजेपी को करने की बात करते थे, वो बीजेपी की राजनीति के सत्ता के गलियारों के सूत्रधार बन गए। जनता उनको माफ नहीं करेगी। हमारा ध्यान केंद्रित है। कार्यकर्ताओं को 1 तारीख को नए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। पार्टी का नेतृत्व समूचा यहाँ हाजिर रहेगा और निश्चित रूप से नव वर्ष में एक नई प्रेरणा और ऊर्जा के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाले चुनाव की तैयारी में अपने आप को लेकर उतरेगा। धन्यवाद। ये राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, ये कांग्रेस का प्रोग्राम है और इसमें मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि मणिपुर में जिस प्रकार से वहाँ की सरकार फेल हुई और वायलेंस हुआ, उस सारे को उद्धृत करने के लिए, जनता के सामने लाने के लिए उन राज्यों से भी होकर ये गुजरेगी। हमारा वहाँ कोई विरोध थोड़ी है। हम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हैं खिलाफ, हम भी खिलाफ हैं, तो कोई नाराजगी नहीं। सर, कांग्रेस हाईकमान स्टेट यूनिट्स को बुला रहे हैं इंडिया गठबंधन के रिगार्डिंग डिस्कशन के लिए। तो जब स्टेट यूनिट को हरियाणा से बुलाया जाएगा तो आपकी तरफ से क्या बात रखी जाएगी? क्या आप सहमत हैं, आपका यहाँ पे गठबंधन होना चाहिए आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियों के साथ? 2 बात। पहली तो है कि जब हमें बुलाया जाएगा, जो बुलाया जाएगा तो उसमें अपनी बात तय करेंगे। दूसरी ये है कि हरियाणा कांग्रेस में खुद इतनी स्ट्रांग है कि यहाँ पर कांग्रेस को किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं। हाँ, एक गठबंधन हमने कर लिया है
और वो है लोगों से, जनता से गठबंधन, वो कंप्लीट है। सर अब आप हरियाणा में कहोगे कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी कहेगी, ऐसे तो फिर कहीं गठबंधन इंडिया का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। देखिए, कुछ बातें राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, समझे? वो संभावनाएं जो हैं, पेट्रोल डीजल के दाम भी नए साल पर जो है वो पूरा होने का एक बार नई नई संभावनाएं तलाशते रहते हैं लोग राजनीति में, और बनी भी रहती हैं राजनीति में संभावनाएं। जो लोग कल तक देखिए, माधवराव सिंधिया जी के बेटे कांग्रेस में थे, वो नई संभावनाएं तलाशने के लिए उधर चले गए। ऐसा होता है इधर उधर, ये दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल ग्रेजिंग। ग्रेजिंग चलती रहती है। सर नए साल पर बता रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जा सकते हैं, लोगों को तोहफा दिया जा सकता है। तोहफा क्या है? आपने 10 साल लोगों को दाम बढ़ाकर लूटा है, आप क्या तोहफा देने जा रहे हो? कौन सा तोहफा है? इधर चुनाव जीतने के लिए 10-5 रुपए कम करेंगे, चुनाव जीतते ही 20 रुपए बढ़ाएंगे। यही इसमें सिलेंडर के 400 रुपए के भाव को कहाँ 1200 पे ले गए, अब 450 पे लिया है। सर अब तो फ्री में मिल रहा है फैमिली आईडी के जरिए। है जी, फ्री में मिलने लगे हैं सिलेंडर। मेरे यहाँ घर भी भिजवा देना। कौन सा? क्या कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी भी इस कार्यक्रम में आएंगे? देखिए, उनकी ड्यूटी लग गई है। ये राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी जब चलेंगे अपने आश्रम में, तो उनकी भी वहाँ ड्यूटी लगाई गई है। तो वो एक महत्वपूर्ण योगदान पार्टी के लिए दे रहे हैं, और ये भी संभव नहीं है सब लोग सब जगह एक ही दिन हो, ऐसा संभव नहीं। शमशेर सिंह गोगी, उन्हें बुलाया जाएगा? क्यों नहीं बुलाया जाएगा? वो हमारी पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, क्यों नहीं बुलाएंगे? शर्मा जी, अगर जो लोकसभा विधानसभा इकट्ठी होती है हरियाणा में, तो आप तैयार है इसके लिए? देखो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगर आप योग्य हो रहे हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। अगर वो तो कुछ भी सकता है। भाजपा की सरकार भी बन सकती है दोबारा? हाँ जी, भाजपा की सरकार भी बन सकती है? नहीं यहाँ नहीं बन सकता। अभी आपने कहा कि हो तो कुछ भी सकता है, तो ऐसा हो सकता है? जो बात आप कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। क्या तीसरी बार भाजपा आ सकती है? तीसरी बार भाजपा? मतलब ये सवाल आपने पूछ लिया, मैं हंस नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर किसी सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे तो हंसेगा इस सवाल कि तीसरी बार भाजपा आ रही है। अब की बार कांग्रेस का कितना नारा, कितना पार होना चाहिए जी, अब की बार कांग्रेस कितना नारा? अब हम नारे नहीं लगाते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं, जनता की आवाज़ ये है कि कांग्रेस 70 सीटों को पार करेगी। प्रियंका गांधी का नाम आया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, हालांकि वो किसी आरोपी के तौर पर नाम नहीं आया है। ईडी की जो चार्जशीट दाखिल हुई है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? उसमें तो मेरा भी नाम है। चार्जशीट जो ईडी की दाखिल हुई है, उसमें मेरा भी नाम है। तो आपको कभी भी बुलाया जा सकता है बातचीत? बुलाए ना, किसने मना किया है? अरे ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 और डिपार्टमेंट, जैसे उनके प्रकोष्ठ है ना, महिला प्रकोष्ठ, युवा मोर्चा है ना, ऐसे प्रकोष्ठ, तो उनके 2 प्रकोष्ठ और हैं, ईडी और सीबीआई। इन दोनों प्रकोष्ठों से भी तो काम ले रहे हैं वो। ईडी का नाम तो अगर इलेक्शन डिपार्टमेंट कह दिया जाए, जैसे इलेक्शन शुरू होंगे, कहीं प्रियंका जी का नाम आएगा, कहीं किसी का नाम आएगा, कहीं किसी का नाम आएगा। शर्मा जी, जैसे कि बताया जाता है कि चुनाव आयोग भी मोदी सरकार की उसमें है, तो आपको लगता है कि ईवीएम घोटाले भी जहाँ पे हो रहे हैं, जो बातें सुनने में आ रही हैं, तो आपको लगता है कि किसी और पार्टी के जीतने के चांस बन सकते हैं ऐसी सत्ता में? आप एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं ईवीएम की व्यवस्था पर, और मैं सहमत हूँ। देश के अंदर 46 देशों के अंदर ईवीएम की व्यवस्था की गई थी। 45 देशों में ईवीएम की व्यवस्था वापस ले ली गई है। इट्स बाय बैलेट, इट्स ओनली इन इंडिया। शक के दायरे में कब आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया?
कि जब भारत के चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सिलेक्शन की प्रोसेस से पार्लियामेंट का एक्ट बनाकर बाहर कर दिया जाए, एक इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस को उससे बाहर करने की जो प्रक्रिया अपनाएगी, क्या जरूरत थी? अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसकी सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता तो शायद ये कहा जा सकता था कि इलेक्शन कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एक लोकतंत्र में होनी चाहिए, लेकिन अब तो तोता है वो। इलेक्शन कमीशन इज अ टूल किट और बीजेपी। हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, शिक्षक टीचर हो, कई लाखों की तादाद में वैकेंसियां खाली हैं, वो भर लगा क्यों नहीं रहे हैं? क्या विश्वास? अभी वैकेंसियां 40 MLA है ना, ये भी खाली होने वाली हैं। कौन आने वाला? कौन हम आएंगे ना। आप एक राजनेता हैं सर, एक सवाल आपसे एक सवाल, जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हुआ तो वहाँ पर मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया, कोई सीएम फेस नहीं था बीजेपी का। आपको क्या लगता है हरियाणा में अगर कोई सीएम फेस ना हो, मनोहर लाल जो इस वक्त मौजूद हैं, तो उससे आपको फायदा होगा या वो सीएम फेस होंगे उससे आपको फायदा होगा? देखो, मैंने तो सुबह दीपक लगाता हूँ देसी घी का, यूपी से देसी गाय का लेके आया कि इस चुनाव तक खट्टर साहब ही चीफ मिनिस्टर रहे तो कांग्रेस के लिए इससे बड़े फायदे की कोई बात नहीं। कोई खास वजह? उनको देखकर ही तो वोट नहीं मिलेंगी बीजेपी को। आपको मैंने कई बार कहा है कि लोग बीजेपी से ज्यादा खट्टर साहब और उनकी कार्यशैली के खिलाफ, उनके अहंकार के खिलाफ, उनकी निष्कर्मण्यता और कर्मण्यता के खिलाफ, उनके एटीट्यूड के खिलाफ, वो आदमी को आदमी नहीं समझते हैं। शर्मा जी, आपने कहा कि देसी घी आप यूपी से मंगवाते हैं, कोई खास वजह यूपी से मंगवाने की? हरियाणा का दूध घी तो वैसे ही बड़ा मशहूर। वहाँ की देसी गाय जो है ना, उसका घी अच्छा है। सर, अभी एक नेशनल चैनल पे सीएम साहब का एक इंटरव्यू किया गया है जिसमें गुड़गांव जो इंटरव्यू गुड़गांव में किया गया है, वो ये इंटरव्यू करनाल में भी हो सकता था क्योंकि करनाल से विधायक नहीं है, खासतौर पर गुड़गांव को चुना गया। देखिए, मुख्यमंत्री जी करनाल से डरे हुए हैं, करनाल के लोग उनको रिजेक्ट करने वाले हैं, इसलिए एक सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। कभी फरीदाबाद में मोटरसाइकिल पर घूमते हैं और तो कभी गुड़गांव पर। ये फोन किसका है? तो इसलिए मुख्यमंत्री जी की जो घबराहट है वो उनको बार बार उधर ले जा रहा है। सर, राम मंदिर का हो रहा है जनवरी में, कैसे देखेंगे? अच्छी बात है, हो रहा है तो मंदिर बना तो उसका उद्घाटन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो बंद कर दे उसको, लेकिन एक उसमें वो वहाँ पे चढ़ गया, एक योगी तो पीछे हो गया। जी बोलिए।